हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन की रेलिवेंस कहाँ पर है आपकी यूपीपीएससी और यूपीएससी में आप देखेंगे तो उसके रेलिवेंस आपके जीएस पेपर 1 में है। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर अप होगा, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में भी ये कवर अप होगा। ओके, इस टॉपिक को मैं जितना सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ उतना सिंप्लीफाइड करूंगा, एक कहानी के रूप में आपको मैं पूरा बताऊंगा और इस पे किस प्रकार से क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। ओके, तो अमेरिकन में क्या हुआ, अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये रिवॉल्यूशन आप भी देखेंगे बेसिकली जो मेन पार्ट था, जो लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई वो हुई आपकी 1775 में, 1775 से स्टार्ट हुई। ओके, 1775 से आपका स्टार्ट होता है और 1783 में अमेरिकन जो हैं वो ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने 1776 में ही, एक साल बाद ही सब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, एक साल बाद ही बेसिकली उन्होंने आपको इंडिपेंडेंस कर दिया था। लेकिन ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, अमेरिकन ब्रिटिशर की कॉलोनी बना कैसे, ओके, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना कैसे, तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में। सबसे पहले तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में ओके अमेरिका की खोज की थी कि अमेरिका नाम का एक कॉन्टिनेंट, एक लैंड है जहां पर कुछ लोग रहते हैं। इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी और जब ये खोज की गई तो उसी समय से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर पीपल्स क्या हुए, सेटल होना स्टार्ट कर दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो लोग सेटल किए जा रहे थे बेसिकली वो लोग कौन थे, वो थे यहाँ पर मोस्टली एग्जाइल्ड पीपल या फिर पनिशमेंट जिनको दी गई है वो पीपल यहाँ पर सेटल किए जा रहे थे। इसी तरीके से 1607 में उनकी पहली ब्रिटिश कॉलोनी बनी ऑन द बैंक ऑफ रिवर जेम्स और नाम पड़ा जेम्स टाउन। 18 सेंचुरी के आते आते, मिड ऑफ 18 सेंचुरी के आते आते यहाँ पर 13 कॉलोनीज यहाँ पर सेटअप हो चुकी थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब ये लैंड देखी तो यहाँ पर कुछ लोग पहले से रह रहे थे, जैसे कि आपके रेड इंडियंस हो गए, ब्लैक हो गए। ओके, ये लोग यहाँ पर पहले से रह रहे थे, व्हाइट यहाँ पर बाद में आकर सेटल्ड हुए। तो जो ये व्हाइट यहाँ पर सेटल्ड हुए, रेड इंडियंस ने इनका अपोज किया, तो ये रेड इंडियंस क्या हुए, या ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जो आपके, या तो ये मारे गए या डर के मारे ये सेंट्रल अमेरिका में जाकर रहने लगे। जो ब्लैक पीपल्स थे वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते थे, कहां पर, ऐसा स्लेव मैन, वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते थे आपके अफ्रीका में, ऐसा स्लेव मैन। अगर व्हाइट में हम बात करते हैं कॉम्पोजिशंस की तो इसमें 90% तो ब्रिटिशर्स थे, कुछ फ्रांस थे, स्पेनिश और पोर्तुगीज, तीनों लोग यहाँ पर थे। अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका अमेरिकन के द्वारा किया गया था, ओके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और अमेरिकन में उस समय आप कौन रह रहा था, उस समय तो ब्रिटिशर्स ही मेन पॉपुलेशन थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है तो फिर ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, मतलब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही रिवॉल्यूशन किया क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको देखें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइग्रेशन अंडर कंपल्सन था। मतलब कि क्या है माइग्रेशन अंडर कंपल्सन, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, ओके, उन्हें बेसिकली जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया था, कंपल्सन था वहां पर। अब वो लोग कौन थे, वो लोग या तो प्रोसिक्यूटेड थे, ठीक है, या फिर वो लोग पनिशमेंट दिया गया था उन्हें, या आफ्टर दैट मैं बोल सकता हूँ उन लोगों ने इवेक्ट कर दिया गया था, उनको कंट्री से भगा दिया गया था। एग्जाइल्ड पीपल थे जो यहाँ पर आकर सेटल्ड जिनको होना पड़ा। ओके, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था, सेटल्ड होना पड़ा तो इस वजह से उन्हें अपनी ब्रिटिशर्स कंट्री के लिए, ब्रिटिश कंट्री के लिए कोई लव, कोई प्यार वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं। साथ ही साथ अभी क्या हुआ, आप देखें कि ये सारी चीजें आप देखें 1498 से चालू हो गई थी। ओके, तो पीढ़ियां यहाँ पर बदलती गई, जनरेशन में जनरेशन चेंज होती गई। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी वो अमेरिकन ही हो गई थी प्योर, उन्हें ब्रिटिशर्स से अब कुछ लेना देना नहीं था। एक रीजन इसका ये भी है। सो दे वे प्राउड ऑफ अमेरिकन आइडेंटिटी, वो अपने आप को ब्रिटिशर्स नहीं कहलाना चाहते थे, वो अपने आप को अमेरिकन ही कहलवाना पसंद करते थे जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर आई। इसके बाद जब इन लोगों को यहाँ पर सेटल्ड किया गया तो उनको बड़ी इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। ओके, और उस समय यहाँ पर कोई भी असिस्टेंस, कोई भी हेल्प वगैरह ब्रिटिशर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई थी, उन्हें तो यहाँ पर सजा के तौर पर छोड़ा गया। तो उन्हें अब इस बात की, जब वो डेवलप्ड हो गए वो क्यों हेल्प करेंगे, ये एक रीजन था, कोई असिस्टेंस नहीं दी। साथ ही साथ अब अमेरिका जो था, आप देखें अमेरिका एक बहुत ही जल्द एक प्रोग्रेसिव और लिबरल सोसाइटीज यहाँ पर सेटअप हुई। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स का रोल था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डीप में देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर ने कैसे हेल्प किया
ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जब ये सेटल्ड हुए तो उस समय कोई नेचुरल रिसोर्सेज का कोई डिवाइस तो थी नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ हैं, और उस समय वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड आउट भी नहीं कर पाए, और जिसके कारण इन्हें बहुत ही समय लगा अपने आप को डेवलप करने में। दूसरी चीज, जो लैंड थी वहां वो कवर्ड थी थिक ग्रासेस से, ओके, मोटी, और उस थिक ग्रासेस से कवर होने के कारण कोई मशीनरी नहीं थी, ओके, पैसा नहीं था उनके पास। तो इस चीज को, थिक ग्रासेस को हटाने में उन्हें बहुत मेहनत लगी ताकि वो एग्रीकल्चर कर पाए, ओके। और ऊपर से ब्रिटिशर गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कोई असिस्टेंस तो मिला नहीं था, इन्होंने बड़ी मेहनत करनी पड़ी अपने आप को डेवलप करने के लिए। जब ये मेहनत उन्होंने की, इसके बाद ब्रिटिशर गवर्नमेंट तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के लिए खुद को कॉन्फिडेंस था, खुद के ऊपर इतना था कि वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से प्यार था। अब ब्रिटिशर गवर्नमेंट कहती है कि मुझे यहाँ पर टैक्स चाहिए, तो उनका यही था कि टैक्स क्यों दिया जाए आखिरकार। धीरे धीरे इकोनॉमी में देखें तो ये खुद एग्रीकल्चरल में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, ओके, इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई, वूल इंडस्ट्रीज, फ्लैक्स, लेदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर ये डेवलप हुई। साउथ में आप देखें तो लार्ज प्लांटेशंस हुए, टोबैको के, कॉटन के लार्ज प्लांटेशंस बन गए यहाँ पर। स्लेवरी यहाँ पर बेसिकली यही एक कारण था। नॉर्थ अमेरिका में फिशिंग और शिप बिल्डिंग हुई, ठीक है, यही एक कारण था। नॉर्थ और साउथ का जब आप देखेंगे अमेरिकन सिविल वार, यही एक कारण था। स्लेवरी मेन इशू था आपका अमेरिकन सिविल वार का, ओके। इसके बाद 1760 में, याद रखिएगा मैं 1760 बोल रहा हूं यहाँ पर, ओके। 1760 में यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने जो टैक्स थे उनको कंपल्सन कर दिया, ओके, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए। तब उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैं 1760 क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, उसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ओके, उसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो स्लोगन है वो 1760 में आया। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं इनको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ओके। पॉलिटिकल एक्सपेक्ट देख लेते हैं। पॉलिटिकली वो बेसिकली यहाँ पर अवेयर हो चुके थे। कारण क्या था अवेयर होने का, एक डीप में यहाँ पे हल्के में देख लेते हैं। 1760 इसलिए क्योंकि 1760 तक जो अमेरिका की सिचुएशन थी ना वो डिफरेंट थी। वो कैसे डिफरेंट थी, आपका ये यूएसए है बेसिकली, ये आपका कनाडा है, ओके। सो कनाडा जो है वो बेसिकली आपका फ्रेंच कॉलोनी था। कनाडा आपका क्या है, फ्रेंच कॉलोनी है। कनाडा फ्रेंच कॉलोनी है, और ये आपका बेसिकली मिसिसिपी रिवर है, और ये आपका यूएसए है, ये आपका स्पेन है, स्पेनिश कॉलोनी है। तो यूएसए नहीं चाहता था कि वो अमेरिकन के ऊपर कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले जिससे ये अमेरिकन फ्रांस के पास चले जाएं। और यही एक कारण है कि 1760 तक कोई टैक्स कंपल्सन नहीं था। कई सारे लॉ आए, कोई टैक्स कंपल्सन ऐसा कुछ नहीं था, ओके। पर 1760 में, जब 1763 में फ्रांस युद्ध हार गया और कनाडा अमेरिका ब्रिटिश के पास आ गया ना, उनके पास कोई फियर उन्हें बचा नहीं था, जिस कारण से उन्होंने टैक्स कंपल्सन करना चालू कर दिया, ओके। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। 1760 तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस, जो कनाडा है वो फ्रांस कॉलोनी था, तो वो बहुत ही नरमी से पेश आते थे अमेरिकन के ऊपर। वो एक बेसिकली क्या था, वो मैटर था प्रेस्टीज का, ओके। प्रेस्टीज का वो मैटर था, ना कि वो इकोनॉमी। उनको इकोनॉमिक फैक्टर से नहीं था, वो एक उनकी स्वाभिमान था कि कहीं ये फ्रांस के साथ चले गए, और वैसे ही आपको पता है कि इनकी परमानेंट हॉस्टिलिटी चली है वहां पर फ्रांस के साथ, तो वो एक प्रेस्टीज थी उनको, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, आप देखें फ्रांस ऊपर होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिकन का एडमिनिस्ट्रेशन था ना लोअर लेवल पर, वो अमेरिकन के हैंड में रहा, ओके। नॉमिनल, सिर्फ नाम के तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं जाके अमेरिकन ब्रिटिशर्स के हाथ में था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका अमेरिकन के हैंड में था। उनकी अपनी खुद की लेजिस्लेशन थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी थी, ओके। सो इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर इनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी मिल गई थी, इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस था, ओके। इनको पता था कि कैसे पार्लियामेंट काम होता है, लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, उनके पास ये अवेयरनेस थी। साथ ही साथ इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और यहाँ पर लोकल असेंबली, हर कॉलोनी में बेसिकली लोकल असेंबली थी जहां पर वोटर्स, क्वालिफाइड वोटर्स वोट करते थे। और ये मैंने आपको बताया ब्रिटिश कंट्रोल क्या था, नाम के तौर पे था। क्यों, क्योंकि इनको भी फ्रांस का डर था कहीं अमेरिकन फ्रांस के साथ ना चले जाएं। टॉप लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उनके नाम के तौर पर था यहाँ पर, ओके। लेकिन अब क्या हुआ 1763 में जब फ्रांस हार गया, कनाडा आपका यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट इम्पोजिंग ऑब्जेक्शन। कई सारे ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ इम्पोज किए, वो हम आगे देखेंगे। इतने सारे लॉ इम्पोज किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कि अब असहनीय बन चुके थे अमेरिकन के ऊपर, ओके। तो यह भी एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है जहां पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकन ने रिवॉल्ट किया।
इसके बाद इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, उस समय क्या हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस, कई सारे थिंकर्स आपके अमेरिकन सॉइल से निकले। तो जो वो थिंकर्स निकले जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेरो, पैट्रिक हेनरी, जेम्स आर्टेस, ये सारे कई सारे थिंकर्स निकले। इन थिंकर्स ने वहाँ की जो अमेरिकन सोसाइटी थी उनको अवेयर किया, ओके, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, रिपब्लिकन, रूल ऑफ लॉ, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री, की पार्लियामेंट्री फंक्शन करती कैसे है, ये सारी अवेयरनेस दी। और जब 1760 में आप देखें अमेरिकन के ऊपर ब्रिटिशर्स ने लॉ, कई सारे टैक्स इंपोज किए, तो वहां पर जेम्स आर्टिस ने ये स्लोगन दिया था, मैंने आपको यहाँ पर बी पॉइंट ए और बी पॉइंट लिखवाए थे, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, जेम्स आर्टिस ने यहां पर ये स्लोगन दिया था कि एक पार्लियामेंट, क्योंकि उनको यहाँ ये पता था कि पार्लियामेंट किसी कोई भी लॉ सिर्फ उन्हीं पर इंपोज कर सकता है जो वहां जो लोग उस पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट हो रहे हों। अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो बेसिकली, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप मान लीजिए पार्लियामेंट उस कंट्री पर लॉ नहीं लगा सकता है। तो इसी के रहते हुए इन्होंने यहाँ पर एक स्लोगन दिया था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो आप अमेरिकन की लैंड पर आप लॉ, कोई भी लॉ आपका वैलिड है ही नहीं। पहले आप रिप्रेजेंटेशन दें फिर आप टैक्स लगा सकते हैं। और अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने स्वीकार किया है कि अमेरिकन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुका है। तो ये एक यहाँ पर पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी, ये बेसिकली यहाँ पर लोगों को अब इस चीज को ये स्वीकार नहीं होने दे रही थी कि ब्रिटिशर्स इनके ऊपर रोल कर पाए। कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडीशन 1763 तक, ओके, अभी नॉमिनल क्यों थी। अब मैं बोलता हूं कि कंडीशन 1763 तक बहुत ही ज्यादा नॉमिनल थी। अब इसके क्या क्या रीजन ही कंडीशन नॉमिनल थी। एक तो फ्रांस बेसिकली बैठा हुआ था, उसके साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो क्या थी, वो अपने आप को सुप्रीम दिखाना, ठीक है, अपने आप को सुप्रीम दिखाना, अपनी पार्लियामेंट, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स इंपोज करना कॉलोनीज पर, ओके, कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं उन पर इंपोज करना। सेकेंडली, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मर्सेंटलिज्म। मर्सेंटलिज्म का प्रिंसिपल क्या है, पॉलिटिकल पावर का यूज करके अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालना, यही है। और कॉलोनीज का एक धर्म वो समझते थे कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बेसिकली सर्व करना, जो उनकी मदर कंट्री है उसको सर्व करना, कैसे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स को अपने हाथ में लेकर। इकोनॉमिकली वाइज करें तो उनका था कि कॉलोनीज कैसी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर होना चाहिए, ऐसा मार्केट के रूप में ये उभरी होनी चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये नॉमिनल थी। ये नॉमिनल इसलिए थी क्योंकि अगर आपने अभी ऊपर देखा होगा तो मैंने आपको बताया सुप्रीमेसी पॉलिटिकल तो कुछ यूज था ही नहीं, सिर्फ नॉमिनल था, क्योंकि सिर्फ टॉप लेयर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में था, वो भी नाम के तौर पे। ग्राउंड लेवल पे तो पूरा अमेरिकन ही संभाल रहे थे उसको। रही ट्रेड वगैरह की बात, ट्रेड वगैरह के लिए कई सारे लॉ लेकर आए थे, एक एक करके हम लॉ देख लेते हैं। वो लॉ क्या है ये देखते हैं हम, ये है कई सारे लॉ लेकर आए थे, जैसे कि नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651। अब नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 में क्या था, इसमें क्या था, कोई भी ट्रेड अगर जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज में जाती है, कोई भी शिप वगैरह अगर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में जाती है तो वो ब्रिटिशर्स की ही शिप होनी चाहिए, या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा वो शिप चलाई जा रही हो, तभी वो अमेरिकन कॉलोनीज में जा सकती है, ओके, ठीक है, पहला। दूसरा, एनुमरेटेड कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1660। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें चार जो ये कमोडिटीज हैं, शुगर, टोबैको, इंडिगो और डाई, ओके, इसमें क्या था, इसमें ये कहा गया था कि अमेरिकन कॉलोनीज जो ये चार कमोडिटीज हैं ये सिर्फ इंग्लैंड को ही बेच सकती हैं, बाकी कहीं पे भी इसको सोल्ड नहीं कर सकती। लिस्ट बाद में बढ़ाई भी गई, लेकिन कभी भी ये यहाँ पर इम्पोज नहीं किया गया अमेरिकन के ऊपर, इम्पोज कभी भी नहीं किया गया, ना ही कोई भी, जितना भी अभी मैं एक्ट बताऊंगा, कभी भी अमेरिकन के ऊपर ये लॉ इम्पोज नहीं किए गए। आफ्टर दैट, स्टेपल एक्ट ऑफ 1663। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, इसमें यह किया गया था कि जो कोई भी कमोडिटीज या कोई भी ट्रेड आप अमेरिकन कॉलोनीज में लेके जा रहे हैं तो पहले आपको हाजिरी देनी होगी, कहां पर, ब्रिटिश पोर्ट में, जो आपको हाजिरी देनी होगी, आपको इंग्लैंड में वहां पर हाजिरी देनी होगी, उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो अभी क्या है यहाँ पर, ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, कस्टम ड्यूटी ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए गए थे, जो कि आपका बाकी जो लॉ हैं उन पर ड्यूटी वगैरह लगाने के लिए, कमोडिटीज पर ड्यूटी लगाने के लिए।
एनफोर्समेंट ऑफ 1966 क्या था, ये बेसिकली स्मगलिंग वगैरह हो रही थी उस पर नजर रखने के लिए था कि ये पावर दिया गया था कि आप किसी भी शिप को जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेयर हाउस वगैरह पर कभी भी जांच कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं एक टाइप का। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या है, मोलेसिस एक्ट है आपका, ऑफ मोलेसिस एक्ट ऑफ 1763। ओके, ये मोलेसिस एक्ट ऑफ 1763 क्या है आपका, इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इसमें ये क्या था, फ्रेंच जो बेस्ट कॉलोनीज थी, ठीक है, बेस्ट इंडियन कॉलोनीज जो थी वहां से शुगर वगैरह, मोलिसिस रब वगैरह इंपोर्ट की जाती थी। तो उस इंपोर्ट को रोकने के लिए यहाँ पर नॉन ब्रिटिश कंट्रीज से, नॉन ब्रिटिश फॉरेन कॉलोनीज से उस इंपोर्ट को रोकने के लिए मोलिसिस एक्ट यहाँ पर लाया गया था। इसके बाद कई सारी रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगाई गई थी, कई सारे प्रोडक्ट्स पर, लग्जरी आइटम्स पर, बुलंद पर, कि अमेरिकन किसी और को ये नहीं बेच सकते। लेकिन अभी 1763 तक ये सारे जो एक्ट थे सारे नॉमिनल थे, ये यहाँ पर इंपोज नहीं किए गए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सारे क्या थे, यहाँ पर नॉमिनल थे, इंपोज नहीं किए गए थे। ओके, लेकिन कंडीशन चेंज हुई। ओके, कंडीशन यहाँ पर चेंज होती है। कंडीशन कब चेंज होती है बेसिकली आप देखें, सो कंडीशन चेंज होती है आपकी 1756 से, यहाँ पर कंडीशन चेंज होना चालू हो जाती है। 1756 से कंडीशन चेंज होना चालू हो जाती है और 1763 में जब फ्रांस कॉलोनीज टोटली आपकी हार जाती है, ओके, जब फ्रांस कॉलोनीज यहाँ पर आपकी हार गई तो यहाँ पर ये मान के चलिए, यहाँ पर अमेरिकन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या हुए, कर्जे में चले गए थे। ओके, उनको भी शौक लगा था, इकोनॉमी शौक लगा था। तो उस शौक को पूरा करने के लिए, बेसिकली उस झटके को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों ने कुछ लॉ वगैरह लेकर आए। ओके, कुछ टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिए, जो तक अभी तक वो नहीं कर रहे थे, अब वो यहाँ पर उन्होंने इम्पोज करना चालू कर दिए। तो अब यहाँ से चालू हो जाता है आपका फ्रेंच वार। यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज आपकी हार गई। अब जब वो हार गई तो उसका आप देखें, हारने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक बार इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। फ्रेंच कॉलोनीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा कनाडा हारने के बाद। एक तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, फाइनेंशियल, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया किसके ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो उस फाइनेंशियल बर्डन की जो पूर्ति करना चाहते थे वो अमेरिकन, उन्होंने कहा कि हम आपको डिफेंड कर रहे थे, अब जब हम आपको डिफेंड कर रहे थे तो उसके जो टैक्स है वो आप हमें देंगे। अब पहला। दूसरा क्या हुआ, अमेरिकन्स ने यहाँ पर जीत टेस्ट कर ली थी। ओके, अमेरिकन्स जीत टेस्ट कर ली थी और वो यहाँ पर सब कुछ समझ चुके थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने दूध में और कितने पानी में है, वो ये चीज समझ चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो अब उन्हें चाहिए था कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो या फिर हमको आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। थर्ड, हाईली कैपेबल ऑफिसर्स, मतलब कि क्या हुआ हाईली कैपेबल ऑफिसर्स का, यहां पर क्या हुआ, कई सारे जो अमेरिकन ऑफिसर्स थे जैसे कि विलियम प्रेस्कोट हो गया, डैनियल मॉर्गन हो गए आपके, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन हो गए आपके, ठीक है। तो इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल चुकी थी मिलिट्री की। जब इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल चुकी थी, नए नए जो आइडियाज ही बेसिकली लेकर आई थी, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुए फ्रेंच कॉलोनीज में जब युद्ध वगैरह हो रहा था, तो नए नए आइडियाज लेकर आए थे। उन आइडियाज को इन्होंने सोसाइटी में इम्पोज करना चालू कर दिया। ओके, जब वो नए नए आइडियाज आए तो पॉलिटिकल अवेकनिंग आई तो आपको पता है कि रिवोल्ट यहां से चालू हो ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट, फ्रेंच कॉलोनीज का भी इंपैक्ट क्या था, मैं बता देता हूं आपको। अभी यहाँ पर जैसे ही फ्रेंच कॉलोनी हारी थी, तभी एक फ्रेंच राइटर ने एक न्यूज़पेपर में एक रिमार्क दिया था कि बहुत ही जल्द आप देखिएगा कि इंग्लैंड को भी अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या था, बैलेंस था सब कुछ, ठीक है। पूरा जो क्राइटेरिया था वो सब कुछ बैलेंस में चल रहा था। अमेरिका शांत था क्योंकि अमेरिका फ्रांस के साथ नहीं जाना चाहता था। ब्रिटेन शांत था क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि अमेरिका फ्रांस के साथ चले जाए। तो सब कुछ बैलेंस चल रहा था। अब यहाँ से फ्रांस हट गया आपका। जब फ्रांस हट गया तो अमेरिका भी यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया, कि उसका फ्रांस का डर नहीं है। ओके, अब उसको फ्रांस का डर तो है नहीं, इसी तरीके से ब्रिटेन को यहाँ फ्रांस का डर नहीं है। तो इसी बात पर फ्रेंच राइटर ने लिखा था कि जो बैलेंस है वो अब खत्म हो चुका है। अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को भी अमेरिका छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, और यही चीज ही सही हुई। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से पूरे रिलेशन चेंज हो गए आपके यहाँ पर। इसके बाद ही आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, फिफ्थ आप देखते हैं बहुत ही जल्द यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन के साथ ही आप देखेंगे कि अमेरिकन कॉलोनीज यहाँ पर फ्री होती हुई आपको
दिखेगी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर अभी तक हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये है पहला पार्ट आपका। इसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अभी सेकंड पार्ट आएगा। ओके, उसमें आप देखेंगे 1763 के बाद चीजें क्या हुई। अभी 1756 से 1763 हुआ, 1763 के बाद चीजें क्या हुई कि हम 1783 तक का सेकंड पार्ट आप सेकंड वीडियो में देखेंगे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।